नमस्कार, डिजारा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं के मिश्रा। के मिश्रा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन हैं और ग्वालियर में हाल ही में जो उपचुनाव हुए 16 उपचुनाव उसके मीडिया प्रभारी थे। लेकिन ये के मिश्रा का महज औपचारिक परिचय है। के मिश्रा स्वभाव से योद्धा हैं। वे अक्सर सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन था तो शायद वे मध्य प्रदेश के ऐसे एकमेव नेता थे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे लगे, सबसे ज़्यादा अदालती कार्रवाई हुई और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगाया। संघर्ष, लड़ाई और जुझारूपन उनके खून में है। इससे वे कभी समझौता नहीं करते और यही कारण है कि कई बार वे भाजपा से लड़ते लड़ते अपनी ही पार्टी के अपने ही नेताओं से लड़ बैठते हैं। इसका नुकसान भी होता है और इसलिए के मिश्रा अपने समकालीन नेताओं से काफ़ी पीछे रह गए हैं। लेकिन इसका उन्हें मलाल नहीं है क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि खुददारी से, स्वाभिमान से वे समझौता नहीं करते हैं। के जी, आपका स्वागत है। अब तो कुछ बचा नहीं है, कल सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं आपका जब ये शो कर रहा हूँ और कल हम इसको जब रिपीट टेलीकास्ट भी दिखाएंगे तब तक शायद हमारी बात पूरी अधूरी पुरानी हो जाए। फिर भी ग्वालियर की जो 16 सीट हैं उसमें आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? प्रतीक जी, जो परिदृश्य पिछले 5 माह में मैंने वहाँ रहकर देखा है उसका परिणाम तो जनता तय करेगी। मुझे उम्मीद है कि वहाँ 12 सीट तक कांग्रेस पार्टी ला सकती है। मगर वहाँ कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही है वो ये रही है कि महल और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का तिलिस्म लगभग वहाँ टूट चुका है और जो भी परिणाम होंगे उससे सर्वाधिक क्षति यदि राजनीतिक तौर पर किसी को होगी तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा से अधिक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को होगी। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही एक टारगेट नंबर 1 फिक्स कर दिया था और आपने जो नाम दिया, जो नाम देने का श्रेय मैं आपको देता हूं, आप ही ने वो नाम दिया, श्रीअंत। उसका मध्य प्रदेश में वो चल पड़ा। फिर आपने उनको भूमाफिया साबित करने की कोशिश की और उसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब रहे और पूरा फोकस, जैसा मैंने कहा कि टारगेट नंबर 1 ज्योतिरादित्य सिंधिया और महल, ये किस तरह से आपने इस पूरी रणनीति को अंजाम दिया? जब आप 2 जून को ग्वालियर पहुंचे और 2 जून से 2 नवंबर तक जो 5 महीने आप ग्वालियर में रहे, इस 5 महीने में सुबह से लेकर रात तक आप एक ही काम करते थे कि सिंधिया भूमाफिया है, सिंधिया श्रीअंत है और सिंधिया जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे बेईमान नेता है। प्रतीक जी, देखिएगा, कांग्रेस के बतौर कार्यकर्ता मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं। मैंने गांधी और लोहिया दोनों को एक साथ पढ़ा है और वैचारिक तौर पर मैं सामंतवादियों के खिलाफ शुरू से रहा हूं। मेरी लड़ाई गरीबों को लेकर होती है, उसूलों को लेकर होती है और जैसा आपने कहा, यदि इनसे मेरी पार्टी भटकती है तो मैं उनसे भी संघर्ष करता हूं। पूरी रणनीति हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी की थी और वो रणनीति स्वाभाविक थी कि जिस ढंग से सिंधिया जी ने अपने राजनैतिक और व्यावसायिक हितों को लेकर एक जनादेश और वोटों के माध्यम से निर्वाचित सरकार को नोटों के माध्यम से खरीद कर अपदस्थ किया है, तो कम से कम हमारे टारगेट में, यानी मेरे लीडर कमलनाथ जी के टारगेट में और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के टारगेट में पहले टारगेट सिंधिया जी ही थे। और इसलिए थे कि ईमानदारी की बात जरूर वो करते हैं, उनका बाह्य चेहरा कुछ और था, कथनियों करनी मंतर, आंतरिक चेहरा कुछ और था। कथनियों करनी मंतर। हमने जनता पर निर्णय छोड़ा कि मतदान के माध्यम से वहां फैसला जरूर अब जनता करेगी, मगर ऐसे सो कॉल्ड लीडर जो देश और प्रदेश को ईमानदारी का पाठ सिखाते हैं, पहले उनकी छवि को ध्वस्त किया जाए। और मुझे फक्र है कि हमने प्रामाणिक तौर पर उस छवि को ध्वस्त किया है बिना किसी अंजाम की चिंता किए बगैर, और उसमें हम सफल हुए हैं। देखिए, आपने कहा कि आप सावंत प्रवृत्ति के खिलाफ रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अर्जुन सिंह के बहुत बड़े समर्थक रहे। उनके आप बहुत ही
प्रशंसक थे, उनके मुरीद रहे। अर्जुन सिंह जी भी सामंती पृष्ठभूमि से आते थे। जब उन्होंने तिवारी कांग्रेस बनाई, आप उनके साथ थे, आपने कांग्रेस छोड़कर उनके साथ जाना उचित समझा था। तो ये कंट्रास्ट नहीं है आपके जीवन में? आप एक तरफ सामंती प्रवृत्ति के, दूसरी तरफ अर्जुन सिंह के समर्थक। देखिए, अर्जुन सिंह जी के राजनीतिक चरित्र में कभी भी सामंती प्रादुर्भाव दिखाई नहीं दिया। यदि अर्जुन सिंह जी सामंती होते तो अर्जुन सिंह जी एक बत्ती एक कनेक्शन गरीबों को नहीं देते, झुग्गी झोपड़ियों को पट्टे नहीं देते। उनकी सरकार में जितनी भी योजनाएं थी, साइकिल रिक्शा वालों को मालिकाना हक नहीं देते, साइकिल रिक्शा वालों को मालिकाना हक उन्होंने दिया। और छोटे किसानों को 10,000 का कर्जा माफ किया था उन्होंने। सामंती परिवार में होने के बाद वो गरीबों के मसीहा थे। और यही कारण है कि आज भी देश और गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति उनको अपना मसीहा मानता है। और मुझे फक्र है कि मैं उस बड़े नेता के टॉप 10 की सूची में शामिल था और आज भी मैं उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं। आप बड़े सिंधिया और बाद में छोटे सिंधिया। बड़े सिंधिया ने भी 30 साल के करीब राजनीति कांग्रेस में की। वो 77-78 में पार्टी में आए और उसके बाद रहे और 20 साल इन्होंने राजनीति की। लेकिन जब तक वो कांग्रेस में रहे, आप सहित किसी भी कांग्रेसी ने उन्हें प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया नहीं कहा। लेकिन अचानक जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, आप सब लोगों को ये इल्म होता है कि ये तो सबसे बड़ा भूमाफिया था। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को कथनी करनी में अंतर, कांग्रेस की नीतियों में अंतर नहीं है ये? देखिएगा प्रतीक जी, यह बात सही है और यह भी सच है कि बड़े सिंधिया जी ने कभी भी पार्टी के साथ पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं की। उन्होंने कांग्रेस की कुछ नीतियों के वजह से बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने अपनी विकास कांग्रेस खुद बनाई थी, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस को उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं किया। और चूंकि कहीं ना कहीं माधवराव जी एक संघर्ष की उत्पत्ति थे, वो संघर्ष सतही तौर पर देख कर आए थे। ये तो अनुकंपा नियुक्ति में थे, इन्हें तो पिताजी की विरासत में। फिर 20 साल आपने इनको कभी भूमाफिया नहीं कहा, आपने कभी गद्दार नहीं कहा 20 साल इनको? इसलिए कि जब गद्दारी इन्होंने प्रदर्शित कर दी, हम चाह रहे थे कि 67 के बाद जब डीपी मिश्रा, आजकल तो आप जो है वो लक्ष्मीबाई की गद्दारी से शुरू करते हैं ना। आपने तो समाधि पे प्रणाम करने गए। 1857 से शुरू किया मैंने ग्वालियर जी, आप प्रणाम करने गए। 1857 की आजादी के लड़ाई में इस परिवार की भूमिका, उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या में इनकी भूमिका, उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई की हत्या में इनकी भूमिका, फिर 67 में डीपी मिश्रा जी की सरकार को गिराने को लेकर इनकी भूमिका, और 2020 में कमलनाथ जी की सरकार। वही सवाल है कि ये सब माधवराव सिंधिया के समय आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए? और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनते थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया महासचिव बनते थे, राहुल और प्रियंका के बीच में बैठते थे, तब आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते थे? आप उससे अंतर समझ लीजिए ना कि जब राहुल प्रियंका के साथ वो बैठते थे, सोनिया गांधी जी के साथ लंच ब्रेकफास्ट करते थे, अब उन्हें वीडी शर्मा उसने शब्द संबोधित करते हैं। आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बाद तीसरे नंबर पर उनका नाम आता था। उनको 10 नंबर ही बना दिया भाजपा ने स्टार प्रचारक के रूप में। तो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग और राजनीतिक व्यवसायिक हित तीनों यदि साथ लेकर चलेगा तो कोई भी नेता अधिक समय तक कार्यकर्ताओं का पसंदीदा नेता नहीं हो सकता है। और एक न एक दिन वो आएगा कि आक्रमण उन पे होगा, और हमने किया। ग्वालियर में आपको कैसे समर्थन मिला? आप जब गए तो महल के खिलाफ बोलना अपने आप में बड़ी बात होती थी, और आपने एक प्रतीकात्मक राजनीति की। आप लक्ष्मीबाई की समाधि पर गए और वहां आपने प्रणाम किया उनको, और वो उसके बाद आपको किस तरह से महल विरोधियों का समर्थन, क्योंकि वहाँ महल विरोधी गिने चुने, एक आध अशोक सिंह का नाम ले लीजिए, एक आध किसी और का नाम ले लीजिए, और बहुत सारे लोग, तो ऐसा कहा जा रहा था, भाजपा ने तो कहा कि इतने 85,000 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली है। किसी ने कहा 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता ज्वाइन कर लिया। आपको महल विरोधी लोगों को इकट्ठा करना और उनका मन में भय जो था, डर जो था, उससे उन्हें उबारना, ये आपने कैसे किया? पति जी, इसमें ईश्वरीय कृपा बहुत रही। जब पहला प्रदर्शन हमने सिंधिया जी के खिलाफ कार्यकर्ताओं को एकजुट करके 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी को किया, तब हमें खुद को उम्मीद नहीं थी कि वहां कार्यकर्ताओं का सैलाब होगा, कार्यकर्ताओं का विस्फोट सड़क पर आ जाएगा। और इसलिए, और मैं स्वीकार करता हूं, और मैं लीडर भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को 20 सालों से सिंधिया परिवार में और ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में गिरवे रख दिया था। नगर निगम के टिकट भी, मैं तो पार्टी संगठन में भी रहा हूं 15 सालों से, एक ब्लॉक के अध्यक्ष की भी नियुक्ति होती थी तो हमें पहले पेपर मेल करना पड़ता था, और
5-5, 6-6 दिन बाद जब सिंधिया जी फ्री होते थे तो उसमें देखकर टिक करते थे कि यहाँ इसका नाम लिखिए। इस लेवल तक, कॉमा तक वो सही करके देते थे, तब हम उसको डिक्लेयर करते थे। नगर निगम के चुनाव 30 सालों में कांग्रेस का मेहरबान नहीं बना। सिंधिया परिवार नगर निगम के टिकट बांटता। 8 और 10 से 30 सालों में पार्षद वहां ज्यादा नहीं जीते। माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फ्री फॉर ऑल किया। फ्री फॉर ऑल में 28 कांग्रेसी वहां से जीत कर आए। उन्होंने, चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, चाहे अशोक सिंह जी हो, जो उनकी पसंदीदा नहीं होते थे, जो उनको पॉलिटिकल तौर पर फिट नहीं होते थे, उनको ओपन हराते थे वो। नहीं, पर दिग्विजय सिंह बीच बीच में कोशिश तो करते रहे चंबल में अपनी पेट जमाने की। ग्वालियर में उन्होंने खड़ा भी किया, अशोक सिंह को खड़ा किया, गोविंद सिंह को खड़ा किया, मेहताब सिंह को खड़ा किया। बहुत सारे उन्होंने अपने समर्थक लगातार खड़े करने की कोशिश की। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी ने कोशिश की, मगर इन नेताओं का वहां जनाधार भी व्यापक है। ये लोग सीधे महल से लड़े हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी और अशोक सिंह जी वगैरह। इनको हराने की कोशिश हर बार करते थे ये। हर बार अशोक सिंह हारे। अशोक सिंह को तो मैं समझता हूँ 4-5 बार टिकट दिया, 4 बार हारे वो। मैं डबरा गया आम सभा में, वहां कार्यालय का उद्घाटन था। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इमरती देवी सबको कहती थी कि अशोक सिंह को हरवाइए, महाराज ने कहा है। तो जब कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक जो चुनकर जाते थे, वो सिंधिया जी के कहने पर कहते थे इनको हराओ। ये पब्लिकली कहा लोगों ने, आम सभाओं में कहा है। तो हमें वहां सिर्फ शमशान में आग लगानी थी, उजाला फैल गया वहां, कार्यकर्ता सब निकल कर आए। और आप देखिए, सबसे अधिक नुकसान, परिणाम जनता देगी कल, मगर सबसे अधिक नुकसान यदि कुछ होगा तो भाजपा का नहीं, वहां सिंधिया जी का नुकसान होगा। कमलनाथ जी ने जिस तरह से आइटम शब्द का इस्तेमाल किया, जिस डबरा की सभा का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसका नुकसान कांग्रेस को होगा? वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पहले मैं फिर स्पष्ट कर दूं, तो चुनाव हो गए हैं। हमारी संसदीय प्रणाली में जो शब्दावली है, शब्दकोश है, उसमें आइटम शब्द संवैधानिक तौर पर है। पार्लियामेंट, विधानसभा, उसमें आइटम नंबर 2 कमलनाथ जी भी दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि हर बिका हुआ माल आइटम ही होता है, बिकाऊ माल आइटम ही होता है। तो मैं नहीं मानता कि कमलनाथ जी ने गलत कभी किया। आइटम होता है, कभी सोटंच होता है, बस सोटंज होता है या आइटम होता है, और वो आपके नेता दोनों ही तरह से संबोधित दोनों ने करते हैं। गलत नहीं किया था। आइटम सोटंज यानी पूरी तरह कांग्रेस को समर्पित, आइटम यानी बिकाऊ माल। उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मुख्यमंत्री जी हमारे लीडरों के एक एक शब्द को पकड़कर हमें गुमराह करने की कोशिश करते थे कि हम लोग अपनी दिशा से भटक जाएं। हमारे लीडर कमलनाथ जी ने सीधा कह दिया कि हम भटकने वाले नहीं है। के भाई, आपने देखा होगा, बहुत चुनाव लड़ाए आपने देखा होगा कि इस चुनाव में बहुत ही जवानी बदतमीजियां हुई, अभद्र भाषा, अशालीन भाषा। कोई कह रहा है कि ये भूखे नंगे परिवार से आता है। आप कमलनाथ जी ने आइटम कहा, आप लाख सफाई दे, लेकिन लोगों ने उसको कहा, स्वीकार किया कि ये भाषा ठीक नहीं थी। आपके नेता ने कहा, राहुल गांधी ने, कि ये भाषा ठीक नहीं है, कमलनाथ जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए। अब कमलनाथ जी ने कहा, राहुल जी कहते रहे, तो क्या कमलनाथ जी राहुल गांधी से बड़े हो गए? नहीं, आप देखिएगा, राहुल गांधी, मैं स्पष्ट कर दूं आपसे कि राहुल गांधी जी को वास्तविकता नहीं मालूम थी कि किन परिस्थितियों में और किस, उन्होंने नाम नहीं लिया कमलनाथ जी ने किसी का। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उनकी जगह सही है, और चूंकि उस मीटिंग में मैं खुद शामिल था, कमलनाथ जी अपनी जगह सही है। मैं आज भी कमलनाथ जी, राहुल गांधी की बात तो नहीं मानी कमलनाथ ने, ये तो आपको मानना पड़ेगा। खेद व्यक्त कर दिया था कमलनाथ जी ने, खेद व्यक्त नहीं, माफी मांगने वाली बात थी। और उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, ये भाषा कांग्रेस की भाषा नहीं, कांग्रेस इस भाषा को स्वीकार नहीं करती, कमलनाथ जी को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। क्या आपकी पार्टी में अब राहुल का वो दबदबा नहीं रह गया है, राहुल की वो बात नहीं रह गई है कि कमलनाथ जी ने जिस तरह से उनको इग्नोर किया? प्रतीक जी, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, मजबूर नहीं है। हो सकता है विपक्ष में है, और हम मजबूत हैं, पूरे देश में हमारा वजूद है। हमारे लीडर को भारतीय जनता पार्टी के लोग सार्वजनिक तौर पर कहें कलंकनाथ, ये उचित है। कपटनाथ, कपटनाथ, बाहर से आया हुआ उद्योगपति, बाहर से पैदा हुआ उद्योगपति, तो हिंदुस्तान पश्चिमी बंगाल में या बंगाल में नहीं है क्या? यानी किस ढंग से प्रांतवाद भी फैलाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। हम लोग कोई साधु सन्यासी की फौज नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी को वैसा ही जवाब देना होगा। और मैं आज भी पक्षधर हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आचरण किया, हमें वो आचरण करना चाहिए। सिद्धांतों और आदर्शों का ठेका सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, मगर भाषाई दरिद्रता अपने राजनीतिक आचरण में नहीं लानी चाहिए। मैं उसका पक्षधर भी हूं। अब आप एक बड़ा माहौल बनाकर सिंधिया के खिलाफ आ गए। आपने नई नामावली, नई परिभाषाएं गढ़ी, श्रीवंत से श्रीअंत, भूमाफिया,
वगैरह वगैरह, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश भी पैदा कर गए। आप कह रहे हैं कि 12-13 सीटें कांग्रेस जीतेगी, खुदा ना खास्ता अगर हम 12-13 ग्वालियर चंबल संभाग में, ग्वालियर चंबल और संभाग पूरे इनौर मिला के 21-22 सीट हमारी होगी, जो मेरा आकलन है। यह आपका आकलन है, कल हम इसको पे विचार विमर्श करेंगे। खुदा ना खास्ता जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर वैसा आकलन नहीं आया, उल्टा इसके आकलन हो गया और 12-13 सीटें भाजपा ने जीत ली, क्योंकि कृष्ण मुरारी मोगे भी यही कह रहे हैं कि 12-13 सीट वो जीतने जा रहे हैं, तो ये तो अपने अपने दावे। तब सिंधिया की जो स्थिति बनेगी और ये जो कांग्रेस के लोग आप जो खड़े करके आए, ये क्या लंबे समय तक महल से टकराने की हिम्मत रखते हैं, रख पाएंगे? इसलिए कि वहां नई लीडरशिप पैदा हो गई है। जो लीडरशिप थी उसको कुचलते थे महाराज, और अब जब लीडरशिप का एक ब्लास्ट हुआ है तो वो लीडरशिप अब दबने वाली थोड़ी है भाई। जब तक किसी व्यक्ति की पोल नहीं खुलती है तब तक वो बादशाह रहता है, और जब वो पोल उनकी खुल जाती तो बादशाही खत्म, मुट्ठी लाख की खुली तो बादशाहियत खत्म हो गई उनकी। आपको विश्वास है कि सिंधिया की मुट्ठी अब खुल गई और खाक की हो गई? 100%। कल परिणाम जनादेश बता देगा। जनादेश क्या, तो हम कल इंतजार कर ही रहे हैं, जिस तरह से आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उसी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। पर पूरी ग्वालियर संभाग में अब नई लीडरशिप, क्या कमलनाथ उस लीडरशिप को कैप्चर करेंगे? और जिस तरह से वो सिंधिया जी के लोगों का और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये मानना ही है कि कमलनाथ और दिग्विजय ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से सिंधिया को पार्टी से बाहर किया, बाहर जाने के लिए मजबूर किया। मुझे, आप कभी रूबरू हो सिंधिया जी से, कभी यहाँ सिंधिया जी आया था, उनसे पूछिएगा कि कमलनाथ जी से ग्वालियर के हित में और ग्वालियर के विकास के लिए सिंधिया जी कितनी बार मिले हैं। जब भी मिले हैं अपने पसंदीदा IAS IPS अधिकारियों को वहां पदस्थी के लिए, क्योंकि जमीनों का खेल उनसे करवाना होता था, जमीनों की लिस्ट लेकर मिलते थे ये। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि मैंने डॉक्यूमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डॉक्यूमेंट लेकर बैठता था। एक एक डॉक्यूमेंट हम 6-6, 7-7 हजार रुपए की फोटोकॉपी होती थी, मीडिया को बांटते थे और PDF हम उसकी जारी करते थे। ट्रस्ट भी इनका रजिस्टर्ड नहीं है, फर्जी ट्रस्टों के नाम पे अरबों रुपयों का सौदा इन्होंने किया है। सर आपकी इतने साल सरकार रही, हमने किया, मैं कह रहा हूँ हमने क्यों नहीं कर पाए? प्रतीक जी, मैं कह रहा हूँ कि हमने आस्तीन के सांप पाले हैं। इससे बड़ी बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और 3 माह के भीतर, मैंने वहां कमलनाथ जी की मौजूदगी में आम सभाओं में कहा है कि सर यदि 3 माह के भीतर उन प्रकरणों को आपने EOW में नहीं दिया तो प्रतीक जी, जैसा आपने शुरू में मेरा परिचय दिया कि मैं अपने वालों से भी लड़ता हूं, मैं वल्लभ भवन के सामने 3 महीने बाद धरना बैठ दूंगा मैं, क्योंकि मेरी लड़ाई। आप 15 महीने व्यापम पे कुछ नहीं कर पाए, आप 15 महीने में डंपर पे कुछ नहीं कर पाए, आप 15 महीने में ई टेंडर पे कुछ नहीं कर पाए, आप 15 महीने में बताइए ना क्या किस भाजपा नेता को आप कुछ कर पाए? प्रतीक जी मैं बता दूं आपसे, यानी आपने इतनी बड़ी बात बोली तो आज मैं एक अंदर की बात जो कमलनाथ जी मेरे बीच की थी, हमें कमलनाथ जी को 15 महीनों का टाइम नहीं मिला। सरकार बनी और पार्लियामेंट के लिए नोटिफिकेशन हो गया, अधिसूचना जारी हो गई, 4 महीने पार्लियामेंट में लग गए। उसके बाद वित्तीय स्थिति 1,95,000 करोड़ का कर्ज, उन संसाधनों को जुटाना, पब्लिक में हमारे वायदों को पूरा करना। 100 दिन में 100 वायदे कमलनाथ जी ने दिखाई देने वाले पूरे के लफाजी में नहीं किए, क्योंकि वो विजन वाले नेता थे, टेलीविजन वाले नेता नहीं थे। एक दफा कमलनाथ जी ने मुझे फोन किया, बोले के कौन कौन की फाइलें तुम्हारी लेकर आ जाओ। मैं लेकर गया, मैंने कहा सर मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम दीजिए, सारी फाइलें लेकर गया, स्क्रूटनी करवा ली थी, वो पूरी एक्शन लेने के मूड में आ गए थे, पूरे मूड में आ गए थे। फिर इलेक्शन की वजह से उन्होंने कहा, बोले कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं अभी कि मैं बदले की भावना से काम कर रहा हूं, मुझे 5 साल में बहुत काम करना है और ये अपन कभी भी निपटा सकते हैं ये मामले। और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद गया था डंपर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डंपर को क्लीन चिट नहीं दी है, ना व्यापम में CBI ने उनको क्लीन चिट दी है, ना किसी कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भैया आप जनता की अदालत में चुनाव निपट लीजिए, इसको हम बाद में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है डंपर कांड, और मैं फिर उठाऊंगा, और अब तो ये जमीनों के मामले भी उठाऊंगा। प्रतीक जी, यदि जमीनों के मामले में सरकार ईमानदार है शिवराज सिंह जी की, तो उन्होंने 23 मार्च को सुबह 12 बजे शपथ ली, 5 बजे पहला जनहित में यदि कोई आदेश निकला है तो सिंधिया जी के जो 4 प्रकरण EOW में थे वो समाप्त करने का, तो ये कौन सी ईमानदार मंशा है? वो तो आपने थोड़ी प्रकरण दर्ज करवाए, तो शिवराज जी की सरकार में प्रभात झा ने करवाए थे, शिवराज जी की सरकार में हुए। शिवराज सिंह जी की सरकार तो अपनी ही सरकार के, तो कमलनाथ जी ने बदले की भावना से तो नहीं किया काम EOW में,
उन्हीं की बीजेपी की सरकार में जो शिकायत हुई थी उसी सरकार पर एफआईआर हुई और वो एफआईआर मैं लगातार वही बात कह रहा हूँ कि सिंधिया जब तक आपके साथ थे तब तक आपको वो बहुत पूजनीय आदरणीय बहुत टॉलरेट किया, हाँ, बहुत टॉलरेट किया। आप कभी कहते ही नहीं थे, उनकी बुराई नहीं करते थे। अब तो, आपको अचानक लगने लगा कि भाई ये तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के धैर्य की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने इतना झेल के लिया। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं नहीं झेलता, मेरी कोई हैसियत नहीं हुई अब उस पद पर लायक, मगर इन्होंने बहुत झेला। उनको क्या मजबूरी थी झेलने की? सरकार चलाना थी ना। सरकार इसलिए कि सरकार को ये चलाने में ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, हमारे पास नंबर कम थे। क्या भाई ब्लैकमेल तो वही होता है ना जिसकी कोई दुखती रग हो। टारगेट इनका टारगेट सरकार गिराकर, अब आप बताइए 2 सीटें कांग्रेस को राज्यसभा में इजी गोइंग जाती सरकार रहती तो। अब ये कोई बात होती है कि पहली प्रायोरिटी का मैं बनूंगा, आप राज्यसभा में गए या आपका नहीं, उनको डर था कि दिग्विजय सिंह जो कि बहुत ही डर नहीं, बहुत ही प्रतीक जी चतुर राजनेता है। प्रतीक जी डर नहीं, डीलिंग बहुत पहले से चल रही थी, सरकार गिरानी थी। और बड़ौदा में सिंधिया जी के परिवार का कौन व्यक्ति रहता है जो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के करीब है? उनके खुद ससुर साहब रहते हैं। मैं वही निवेदन कर रहा हूं आपसे उनकी। क्यों? और अब आगे बातें आएंगी कि किस बैंक का मामला था, नहीं, आप दिल्ली की, आप यश बैंक की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल्ली की कौन सी प्रॉपर्टी थी जो राजमाता जी ने सरदार आंग्रे जी के नाम पर रख दी थी और वो ट्रस्ट में जा रही थी, करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बचाना था। तो आर्थिक हितों के लिए तिलांजलि दी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, कांग्रेस और उसूलों के लिए नहीं दी है। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी में 6 माह तक वो इस्तीफा देने के बाद ग्वालियर नहीं आए, कोरोना काल में नहीं आए। जनसेवक बनते हैं, कितने लोगों की मौत इनको नहीं मालूम। आप एक आदमी को आप कहते हैं सड़क पर उतर जा, और वो सड़क पे आप जलील कर रहे हैं आप उसको। देखिए सरकारें आती जाती रहेंगी और ब्लैकमेलिंग कब तक सहेंगे? सड़क पे उतर गए तो सड़क पर कमलनाथ जी ने, हमने 7 महीने सरकार खोई है, मगर आप देख लीजिएगा कि कौन सड़क पे उतरा है। जनता उस सड़क का हिसाब ले लेगी। और 6 माह तक मुख्यमंत्री के संरक्षण में ग्वालियर सिंधिया जी आए और वहां आने के बाद उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन में घूमना पड़ा। उन्हीं की सभाओं में काले झंडे लोगों ने दिखाए हैं। फिर भाजपा ने तय किया कि सिंधिया जी को अलग करो, शिवराज सिंह जी की सभा अलग हो, तो इनकी वजह से सारी सभाएं बिगड़ रही हैं। तो ये तो भाजपा ने तय किया, हमने तो तय किया। के भाई अगर ये सब नहीं हुआ और शिवराज जी की सरकार ही कल बनी रही और बहुमत भी उनका अच्छा आ गया, तो फिर ये जो आप कह रहे हैं कि ये सब संघर्ष और हम ये करने वाले, ये सब कैसे करेंगे आप? देखिए कागजों पर लड़ाई जो होती है वो सरकार की बदौलत नहीं होती है। 3 के यदि किसी के पास है तो बड़े से बड़े व्यक्ति से लड़ सकता है। कागज, कलेजा और के मिश्रा, वो तीनों है मेरे पास लड़ाई लड़ने के लिए। और पहले भी लड़ाई में अकेला 4 के और जोड़ लीजिए, कलम भी जोड़ लीजिए, इसमें कलम भी जोड़ लीजिए। और अब कमलनाथ जी भी साथ है, 5 के हो गए हैं। और पहली बात तो सरकार हमारी बन रही प्रतीक जी। जो लोग ताश के पत्ते खेलते हैं उसमें के मतलब किंग होता है, तो 4 ही किंग बहुत होते हैं। किंग तो हमारे कमलनाथ जी हैं, उनके अंडर में हम सब काम करेंगे और ताकत से लड़ेंगे। पहली बात तो सरकार बन रही है, नहीं बनी तो विपक्ष बहुत स्ट्रांग है। के भाई जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगे, अदालत में जाना पड़ा। शिवराज जी ने व्यक्तिगत रूप से आप पे मानहानि सजा भी कराई थी, सुप्रीम कोर्ट से जीत का मानहानि की सूट करवाया, आप पे सजा भी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। उस वक्त आप एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह कांग्रेस का किला लड़ाते रहे और पूरी पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था दिखावी तौर पर जो आपके साथ खड़ा हो। आप अकेले थे और ना कहीं आपको दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे थे। उस वक्त कमलनाथ जी तो मध्य प्रदेश में थे ही नहीं। लेकिन जब सत्ता आती है, 15 महीने की सत्ता जब आती है, तो कमलनाथ जी के आसपास जो लोग दिखाई देते हैं उसमें के मिश्रा कहीं नहीं है। उसमें दूसरे लोग हैं जो मुख्य भूमिका में हैं, मुख्य धाराओं में हैं, मीडिया के सामने बैठे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, सब पोस्टिंग नियुक्ति में जिनका दखल है, जो बातें कर रहे हैं। तो संघर्ष के वक्त के मिश्रा है और जब सत्ता आएगी तो के मिश्रा कहाँ गायब हो जाता है? पार्टी उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के क्यों फेंक देती है? प्रदीप जी देखिएगा, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर विचारधारा को समर्पित हूं, स्वार्थों के लिए नहीं तो मेरा नाम के सिंधिया होता। और रहा प्रश्न विपक्ष का, तो मुझे विरोध में बड़ा मजा आता है। 77 से 80 के बीच जब मैं क्रिश्चियन कॉलेज का 78 में प्रेसिडेंट बना था तो हम लोगों ने इंदिरा जी के लिए खूब लड़ाई लड़ी। वो मेरे लिए स्वर्णिम काल था कि कॉलेज टाइम में हम लोग बहुत हाइट पर थे, आप लोगों ने देखा है। फिर 90 से 93 दिग्विजय सिंह जी पीसीसी चीफ थे, उनके साथ हमने खूब लड़ाई लड़ी। 15 साल
हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन जब मुझे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने आप फिर विरोधी हो गए उनके। मुझे मजा विपक्ष में ही आता है, सत्ता की चाशनी ईमानदारी से बता दूं। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तो आप फिर विरोधी हो गए। दिग्विजय सिंह जी ने खूब मुझे सम्मान दिया, आज भी मैं उनका छोटा भाई हूं। कहाँ थे आप उस समय? सत्ता की मलाई जो खाई जा रही थी उसमें चाहिए नहीं ना, मुझे सत्ता की मलाई चाहिए। बल्कि जो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री माने जाते थे, सूडो मुख्यमंत्री माने जाते थे इंदौर के, श्री महेश भाई, उनसे तो आपकी सड़क पर लड़ाई हुई, दूबदूब लड़ाई हुई। महेश जोशी जी हमारे गुरु थे, वो कांग्रेस में मुझे लेकर आए, आज भी वो मेरे गुरु हैं। मगर सिद्धांतों में द्रोणाचार्य एकलव्य में भी विवाद होता है, और हुआ। इतना विवाद हुआ कि आपको रिवॉल्वर लेके साथ में घूमना पड़ता था। नहीं, वो तो लाइसेंस 84 से अर्जुन सिंह जी मुझे देंगे तो आज भी रखता हूँ। पिस्टल आप लगा के घूमते तो आज भी रखता हूँ। पंगे लेने का मुझे शौक है, तो अपना आत्मरक्षा तो रखना चाहिए। पुलिस वालों की सिक्योरिटी क्या अब इस बात की क्या गारंटी कि कल जब आपके पक्ष में बहुमत आ जाएगा, कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जैसा कि आप सब लोग दावा कर रहे हैं, ख्वाब भी देख रहे हैं। ये तो कल ही मालूम पड़ेगा कि ये दावा है कि ख्वाब है, और फिर मालूम पड़ा कि जो है के मिश्रा बाहर है, और फिर कोई वो 4, 5, 6, 7 लोग काका सेक बन गया है। प्रतीक भाई, मैं बाहर रह के सिंधिया के खिलाफ और ज्यादा लड़ाई लड़ूंगा, सरकार बन गई तो, क्योंकि वो जितने जमीनों के मामले उठाए हैं तो मेरी पिक्चर में इंटरवल नहीं होता है, तो वो लड़ने के लिए भी टाइम चाहिए। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कद मेंटेन होना चाहिए। पद के दम पर दुकान चलती है, कद के दम पर आदमी की शोहरत बनती है, तो मैं कद का भूखा हूँ। बहुत धन्यवाद के मिश्रा। आप के मिश्रा के तेवर देख रहे थे कि वे अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। सत्ता में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, जुझारूपन उनके खून में है। वे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आखिरी दम तक अपनी विचारधारा को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। और इसका वक्त गवाह है कि जब भी वो संघर्ष करते हैं, पार्टी का कोई कद्दावर नेता उनके साथ नहीं होता, लेकिन जब पार्टी संघर्ष के दौर में आती है तो हर कद्दावर नेता को के मिश्रा की जरूरत पड़ती है। और यही के मिश्रा की ताकत है, और यही के मिश्रा की पहचान है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।